माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है। यानी तमाम रिश्तों में ही अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत का मुकाम बख्शा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इस बात से आप औरत का मुकाम इस्लाम में जान सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के इस दौर में भी हव्वा की बेटी को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म और सितम की ऐसी दास्तानें देखने को मिलती हैं जो हमें हिला के रख देती हैं। अक्सर घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात हमें नजर आते हैं जिसमें औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो कि कानूनन जुर्म है। लेकिन अगर हम अंदरूनी सिंध की तरफ जाएं तो वहां औरतों के साथ जुल्म की दास्तानें अजीब हैं। ना तो इनको कोई सुनने वाला है और ना ही इन्हें बोलने का हक है। कारोकारी के नाम पर ना जाने अब तक कितनी खवातीन को मौत की भेंट चढ़ा दिया गया है। अपनी पसंद के फैसले करने वाले लोगों ने अपने जिरगे बना रखे हैं जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग अपने जिरगों में औरतों पर जुल्म करके अपने आप को बड़ा मर्द समझते हैं। इनके जिरगों में आज तक ना जाने कितनी औरतों पर जुल्म होता आया है, लेकिन ना जाने इन सरदार और वडेरों के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में आएगी। कारोकारी के नाम पर ना जाने अब तक कितनी मजलूम औरतों को मौत की भेंट चढ़ा दिया गया। अगर कोई मर्द सिर्फ इतना ही कह दे कि मेरी बीवी कारी है, तो फिर जिरगा उस मर्द की सुनेगा। बगैर तस्दीक किए उस औरत को मौत की सजा सुनाई जाती है और मर्द से पैसे लिए जाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है और कौन सी मर्दानगी है। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि हमें सक्खर से एक कॉल मौसूल हुई जिसने हमारे कदम सक्खर की जानिब बढ़ा दिए। सक्खर में मौजूद वुमेन प्रोटेक्शन सेल, जिसका काम औरतों को हकूक दिलाना और इनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करना है, ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। एक औरत को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाकयात होते रहते हैं तो इसका शक इसके घर वालों पर ही हो रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोल जी, कौन सा इलाका है? एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील साहब ने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेने की हिदायत जारी की। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम रुखसाना साहबा के साथ मौजूद हैं, वुमेन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज हैं, और अभी जो केस हुआ है इस हवाले से इनसे बात करेंगे। रुखसाना, क्या इन्फॉर्मेशन आई है आप लोगों के पास अभी कारोकारी के हवाले से? जी, कंट्रोल के थ्रू इनमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मिसबाह नज़ीरा जो है लोहर है बाइकास, तो उनको जो दो नामालूम अफराद उनके घर में घुस के उनको कत्ल किया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने हमारे डॉक्टर जमील साहब एडिशनल आईजी साहब को बताया और डायरेक्शंस ली हैं, और SHO को हमने फिल फौरन कार्रवाई के लिए कहा है और जवाबदार गिरफ्तार करने के लिए। हमारी पुलिस टीम्स वहाँ रवाना हो गई हैं और इंशाल्लाह विद इन मिनट्स में या विद इन आवर्स में हमारा जवाबदार गिरफ्तार हो जाएगा, और उसको हम कोशिश करेंगे कि जो कानून के ज़मरे में आता है उसकी FIRs भी करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप लोग यहाँ वुमेन प्रोटेक्शन सेल देख रही हैं और आप लोगों के पास बहुत सारी जगहों से कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये अमूमन अभी इस वक्त जो कारोकारी के इंसिडेंट्स चल रहे हैं ये कितने हो रहे हैं और क्यों? रीजंस क्या आप समझती हैं? क्योंकि आप खुद भी खातून हैं, आपके समझ रही क्या रीजन सामने आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो रीज़न ये है कि उनको एजुकेशन की कमी है। इन इलाकों में, जिन इलाकों में ये कारोकारी होते हैं वहाँ तालीम की बहुत कमी है। दूसरी बात कि ये रस्म ऐसी पड़ गई है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी मर्द है जिसको गुस्सा आता है, कोई भी वजह हो, लेकिन अपनी बीवी को कारोकारी का इल्ज़ाम लगा के और मर्डर कर देता है। क्योंकि यहाँ पे इस इलाकों में, इन इलाकों में ये होता है कि जिस औरत को कारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, दूसरी पार्टी से फिर वो फैसला लेते हैं, फिर भारी रकम वसूल करते हैं। तो इस वजह से भी कारी के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कहीं किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई झगड़े खानदानी है, कोई जमीनों और प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, उस पे भी कारी का इल्जाम लगा दिया जाता है खातून का। यानी कि ये एक तरीके से अपनी जिसे कहते हैं ना शेल्टर बना लिया है कि औरत को कहीं फंसाना है या किसी की जायदाद हड़पनी है तो इल्जाम लगाओ और मार दो। तो कितने ऐसे वाकयात एक अंदाजे के मुताबिक अब तक आ चुके होंगे? 2019 में हमारे 94 कारोकारी जो केसेस हमारे रजिस्टर हुए हैं, उसमें चालान हुए हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें जो है ख़वातीन जो है, मेरे ख्याल में, मुझे प्रॉपर डेटा याद नहीं है, लेकिन 80 ख़वातीन को मारा गया है और 35 शायद मर्द थे जिनको मारा गया है 8वें अज़ला में। अच्छा, मैंने इसमें ये भी सुना है कि जो मर्द होते हैं उनको मारा कम जाता है और उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये कौन सी गैरत हुई कि जी आपने गैरत के नाम पे औरत को तो मार दिया और मर्द से पैसे ले लिए? जी, ऐसा ही होता है, क्योंकि खातून तो उनकी दस्तरस में होती है और कमज़ोर है,
उसको ये लोग मारते हैं और दूसरी पार्टी जो है वो फिर पैसे दे के अपनी जान बचा लेती है। आप लोगों के पास अमूमन कितनी खवातीन आती हैं इस प्रोटेक्शन सेल में अपनी शिकायत लेके? बहुत ज़्यादा खवातीन आई हैं। अभी तक हमारे पास 1000 से अबव केसेस हो चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म के केसेस आ चुके हैं। कारोकारी के हवाले से जो भी हमें केस मौसूल होता है हम क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे सर्वाइवर भी हमारे पास हैं जिनकी हमने ज़िंदगियाँ बचाई और उसके मैसेज या फ़ोन कॉल पे हमने क्विक रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल जी, वो तमाम औरतें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू करें और जिनको सिंध उर्दू नहीं आती है, जो जिनको आती है वो इनको एजुकेट करें, क्योंकि जो मैसेज पहुंचाने का मकसद है वो यही है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये मर्द जो हैं, इस तरह के मर्द, मैं सारे मर्दों को बुरा नहीं कहूँगा, इस तरह के जो मर्द हैं वो मर्द नहीं है, वो अपने तौर पे इसको एक बहादुरी का काम समझते हैं जी बड़े दिलेरों वाला काम है। लेकिन कुरान में क्या जिक्र है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और कुरान में क्या जिक्र है उसके बारे में आप तालीम लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टीम टारगेट थाने में मौजूद थी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके शौहर की इन्वॉल्वमेंट इस केस में जाहिर हो रही थी। एसएचओ गुलाम मुस्तफा साहब ने इसके शौहर को ट्रैप करने का मंसूबा बनाया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू पिंड थाने में मौजूद हैं और अभी एक अफसोसनाक खबर यहाँ पर सुनने में आई कि अभी 1-2 रोज कबल एक खातून को फिर कारोकारी के नाम पर भेज चढ़ा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएचओ गुलाम मुस्तफा साहब, इनसे हम बात करेंगे। गुलाम मुस्तफा साहब, क्या केस है और अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन आपने की है? अभी हमने एफआईआर रजिस्टर की है सरकार की मुद्दत में। 2 बंदे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, 2 बंदे आए। वो एक उसका शोहर है, एक उसका कज़न है। उसको औरत को कारोकारी के इल्ज़ाम में मारा है, वो पर्चा किया है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, रीजंस क्या सामने आया आपके कि क्यों मारा है? मतलब बिलवजह मार दिया, इल्जाम लगा, क्या हुआ? नहीं, जो सुना है हमने कि वो लेडीज जो है घर से वो गई थी, उसकी वालिदैन रहते शिकारपुर, यहाँ शिकारपुर गई थी शादी में, वहाँ से कुछ मिस हो गई थी। ये कह रहे हैं कि वो औरत कहीं निकल गई किसी के साथ, तो इस शक की बिना पे उसको मर्डर किया। इसका शक की बिना पे। अच्छा, वो क्या उसको लाया गया था? किस तरह, जब आप मिली किस तरह वो? कह रहे हैं कि वो अपनी वालिदा के घर में वापस आई थी जब मिस हो गई थी, तो उसके बाद वापस आ गई और कोई मज़ार है तो शिकारपुर में वहाँ पे आई थी। फिर वहाँ पे ये उसको लेके आए थे अपनी वालिदा के घर में। फिर इसका जो शोहर है यहाँ न्यू पिंडी के हदूद में रहता है, ऐसा नहीं है, गड़ी खैर हो गया जखमाबाद डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा। कि वहाँ से गया, उसको अपनी बीवी को लेके आया था मर्डर से 1 तरफ पहले। तो कितने साल की थी औरत? औरत जो इस मर्द की ये सेकंड वाइफ थी, इसकी सेकंड वाइफ थी, ये फर्स्ट वाइफ इसकी दूसरी थी। ये इसकी उम्र थी तकरीबन 30-32 साल उसकी उम्र थी। इसका शोहर जो है अबो 50 है, 50 जो बता रहे हैं 50-55 साल की इसकी उम्र है। ये देखिए जी, कितना जुल्म होता है। एक तो 20-22 साल छोटी लड़की और उसके बाद ये जुल्म के जी सिर्फ एक शक की बिना पर जो है उसे मार दिया गया। बहरहाल अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसके शौहर और कज़न का है। तो अभी कोई ट्रैप हुआ हुआ बंदा, किसी का है चांस आपको? हमने जो है अपने बंदे छोड़े हुए हैं, जो हम जिसको जासूस बोलते हैं, वो भी छोड़े हुए हैं, अपने पुलिस के बंदे भी छोड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। बीवी को मारा है? वैसे हमने नहीं। बड़े बड़ो कम क्यों आए, समझिए मुर्सिया कम क्यों आ? इसका शौहर जो पुलिस से छिपता फिर रहा था, इसके एक दोस्त के जरिए इसे एक मुकाम पे आने को कहा। तुमने इसको कोई ऐसा प्लान दिया है कि आने का कोई चक्कर है, कोई वो है कि जिसकी वजह से वो आएगा? बिल्कुल आना है थोड़ी देर में। अच्छा। उससे रब्ता है उसका, बोल रहे हैं कि आऊँगा, जब आ गया तो मैं आपको कंफर्म। टीम टारगेट और पुलिस ने शख्स की बताई हुई जगह पर अपने कदम बढ़ा दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मूव कर रहे हैं और न्यू पिंड थाने के साथ, और अब तक पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है उस शख्स के हवाले से, और लग ऐसा रहा है कि वो शहर से निकलना चाह रहा है। और अगर ज़ाहिर है डेफिनेटली वो निकल गया है, किसी दूसरे प्रोविंस में चला गया, तो फिर उसको ढूंढना और लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इतनी तंग गलियां थी जिसमें मोबाइल का जाना इतना आसान ना था। हमें इस बात का डर था कि वो शख्स सखर छोड़कर निकल ना जाए, क्योंकि इसके बाद इनका पूरा कबीला इन्हें सपोर्ट करने खड़ा हो जाता है। हम पुलिस के साथ दूर खड़े इसके आने का इंतजार कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे की जानिब से हमें सिग्नल मौसूल हुआ। हेलो, हाँ, बंदा आ गया अंदर, बुला लिया गया उसको?
ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बिठाओ, हम आते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे 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 आ गए। सिग्नल का मौसूम होना था और हमारे कदम इस जगह की जानिब बढ़ गए। जब हम अंदर गए तो हमें एक अधेड़ उम्र शख्स नजर आया जो पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गया। कौन सा बंदा है ये? क्या नाम है तुम्हारा? मंजूर अहमद सर। मंजूर अहमद, यही है? शनाख्ती कार्ड है? कार्ड भी नहीं है। लेकिन इसका कहना था कि इस शख्स ने अपनी बेगम को नहीं मारा। अब बारी थी कि बिल्ली को थैले से बाहर कैसे निकाला जाए। ये एक अहम मरहला था। बीवी को मारा है? नहीं सर, हमने नहीं मारा। नहीं मारा। इससे क्या करने मिलने आए थे? इससे क्यों मिलने आए थे? किसे सर? इससे नहीं सर, बैठा था, हम भी आए। इससे मिलने आए थे ऐसी? अरे कंफर्म है ये? इसको पहले चेक कर लें। यही तस्वीर है मैच हो रही। ये बिल्कुल ये इसकी बीवी तस्वीर है। तुम्हारी मरी है? नहीं सर, हाँ बीबी तो हमारे नहीं मारा सर। बीवी तुम्हारा मारा है ना? तुम्हारी मरी है ना? हाँ? कहाँ जा रहे थे, कहाँ निकल रहे थे? कहीं भाग रहे थे, नहीं सर। बाहर जा रहे थे कहीं? नहीं, बीवी तुम्हारी मरी है। आजा आजा आजा। जब इस शख्स को गिरफ्त में लिया गया तो उसका कहना था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इससे सच उगलवाने में ना जाने कितने दिन लग जाते। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जाके कोई तरीका आजमाते, कोई ट्रिक आजमाते हैं इसके ऊपर। अब ये यहाँ पे निकला हुआ था जी और अभी इसको पकड़ा तो है। अब देखते हैं कोई नई इस पे ट्रिक आजमाते हैं, क्योंकि ये जो है इस तरह ये लोग एडमिट करते नहीं है। यहाँ के SHO साहब इनकी दिमाग की सोच और जहालत को जानते थे। इन्होंने इस चीज को देखते हुए एक पैन तरतीब दिया। हमने अब तक टारगेट में बहुत से प्रोग्राम्स किए और बहुत सी दफा हमें बहुत कुछ पुलिस से और दूसरी एजेंसी से सीखने को मिला, और कई दफा हमने भी कुछ ऐसा किया जिससे दूसरों को सीखने को मिला। जब हम वहां पे मौजूद थे तो वहां के SHO गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें कुछ ऐसा करके दिखाया जिसे देखकर हम हैरान रह गए। वैसे जब मुल्जिमों को लाया जाता है तो इनके साथ मारपीट का अमल किया जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। जब ये साहब को थाने लाया गया तो इन्हें फूलों के हार पहनाए गए और मिठाई लाने का हुक्म दिया गया और इन्हें पानी दिया गया। इसे कहा गया कि तुमने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। प्लान के मुताबिक हमें वहां पर एक स्पाई कैम लगाना था और बाहर बैठ के इंतजार करना था। ये मसला जो हुआ, मतलब जो हो गया है आपकी बीवी का, तुमने मारा इसको? तुमने नहीं मारा यार? तो लोग बता रहे हैं मारा, तो ये किया, सही मारा? चलो कोई बात नहीं यार, ये तो देखो ना, ये हमारा जो सिंध का इलाका है ना, यहाँ पे बड़ा मसला है यार। मुंशी जाके चाय लिया भाई, पानी भी लिया एक गिलास। जो बदा इज्जत वाला होता है ना, उससे इज्जत से ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर मैं इंसान हूँ ना, अगर मुझ में गैरत नहीं है तो फिर कोई चीज़ नहीं है। वरा मुंशी यार ये फूल वूल लेके आ, जा जल्दी कर। इंसान जो है इंसान, अगर उसमें गैरत नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है, समझ गए ना? बराबर जिसको हार पहना बाबा, आजा हार पहना, हार पहन, उठ। हार पारा बाबा, तू वो भलो कम क्यों आए? समझी मुर्सियारो कम क्यों आ? मां सजे दोस्तन संगत ये बतायो, मैं ये बताया कि बाबा कोई मसला नहीं है। देखो ना, इज्जत से बढ़ के कोई चीज होती है? नहीं। मसला क्या हुआ था? क्या जो मसला था? नहीं तो किसके साथ कारी थी? कारी थी जतोई के साथ। जतोई के साथ कारी थी? अच्छा, कब गई थी? घर से निकली? क्या हुआ घर में थी? घर दवाई लेने गई, इधर से गई। कहाँ दवाई लेने गई थी? शिकारपुर से गई दवाई लेने, वहां से निकल गई, वाह, फिर वापस नहीं आई। ये तो मर्द होने की निशानी है। तुमने जो किया इस पर हम सबको तुम पे फख्र है। पहले जो शख्स इस बात से इनकार कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने सोचा कि ये लोग भी मेरी ही सोच रखते हैं और मेरा सरदार आके इस मामले को रफा दफा कर देगा। इसने अपने ही मुंह से अपना इकरार जुर्म किया। ठेकेदार आया था, उसका क्या नाम है? नजीर नाम है ना? वो तुम्हारा क्या सोट लगता है? कजन है ना? नहीं, वो उसने मिलके इसलिए हमारे कारी थी, खराब थी। फिर आप दो क्या था? गैरत का काम है, बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, वो निकल गई, गैरत का काम था, इसलिए फिर मिलके तो मार दिया उसको, ठीक है ना? फायर कितने लगे थे उसको? गोलियां कितनी लगाई? गोलियां कितनी लगी थी उसको? बाबा जोर से बोलो, कर दिया ना, बस बात खत्म। बात इतनी है, डरने की बात ही नहीं है इसमें। हम बाहर बैठे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ, ऐसे ही हमारे कदम अंदर आ पहुंचे। ये शख्स गले में हाथ डाले ऐसे खड़ा था जैसे मेला लूट कर आया हो। जब इस शख्स से बात की गई
तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसका कहना था कि इसकी बीवी किसी मर्द के साथ चली गई थी, जिसकी बिना पर इसने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया। अच्छा काम किया तुम लोगों ने। सही, अभी क्या करें, गैरत का मसला था अभी। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि किस तरह SHO गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने एक ट्रिक आजमाई और उस ट्रिक के बाद ये जो मौसूफ थे इन्होंने अपना इक़बाल जुर्म भी किया और उनको कोई बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है इस चीज़ में कि इन्होंने किसी खातून को मार के बड़े मर्दानगी का काम किया। सबसे पहले तो जी आपके हार उतार लें हम, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आपको कोई हम इसमें इनाम दें। क्या नाम है? जी से मंजूर अहमद। मंजूर अहमद, क्या करते हो तुम? हम होटल का काम करते हैं सर। किसका? होटल का काम। होटल का काम जी करते हो। क्या हुआ था तुम्हारी बेगम के साथ? बेगम साहब भाग गई सर, उधर गए थे देखने अपनी माँ की, उधर दवाई लेने गई थे, 1 महीना चला गया, फिर आया, हमने मार दिया चाची के लड़के ने। अच्छा काम किया तुम लोगों ने। सही, अभी क्या करें, गैरत का मसला था अभी। तुम्हें पता था वो क्यों गई है, कहाँ गई है? पता भी सर, पूछा उसने, बताया भी नहीं, बस हम चला गया, ऐसे चला गया। क्यों चला गया घर छोड़ के, क्या तकलीफ था? जिसे कहते हैं तस्दीक नहीं करी, कोई बात नहीं गई कि कैसे गई, क्यों गई, बस तुम्हें ये गैरत लगी कि मैं मार दूं औरत को। बस सर, अभी लोगों से कहने पे अभी हो गया, अभी क्या करें सर। हमें इस शख्स पर गुस्सा भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था। गुस्सा इसके किए हुए अमल पे आ रहा था और अफसोस इन जैसों की सोच पर हो रहा था जो औरत पर जुल्म करना फखर समझते हैं। कितने साल की तुम्हारी बेगम? बेगम हमारे 30 साल 32 साल की थी सर। 30-32 साल की थी। कितने बच्चे थे उससे? बच्चे हमारे औलाद ही नहीं है सर। औलाद ही नहीं है? नहीं सर। तुमने किस तरह मारा? प्लानिंग कैसे हुई है? पहले बस ऐसे हमने शिकारपुर से लाया, ऐसे पूछ-गिछ किया, बोला हमने नहीं मारा, हमारे चाचे लड़का साथ था हमारा। क्या नाम है चाचे के लड़के? नजीर। जी हाँ। और बस कोई नहीं था। कितनी गोलियां मारी? मेरे को 2 ठका हुए थे, तो घर में थे हम, कोई भी नहीं था, अकेला था। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, तुम्हारे तो प्लान ये था कि तुम एक रात पहले ही मार दो, तो एक रात पहले क्यों नहीं मारा? क्या पूछना चाह रहे थे उससे? हमने बोला किसके साथ गई थी बता, वो उसका नाम बता, बोला हमको मालूम नहीं। जबकि ऐसे इल्जाम लगाना यहाँ पर एक आम बात है। इस शख्स का यह भी कहना था कि इसका सरदार ये सारे फैसले करता है। मेरे नजदीक जितने कसूरवार ये शख्स है, इतना ही कसूरवार इसका सरदार भी है जो ऐसे फैसले दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर वो किसी के साथ गई होती तो फिर तुम लोग जाके उससे पैसे लेते? नहीं सर, पैसे नहीं लेते। तो वो क्या होता है तुम लोग? सरदारी इलाका है, उससे सरदार ने जो वापस किए हैं तो उससे पूछ करता, बस तुम्हारा आदमी जो ले गए क्यों ले गए? नहीं, तो उसके बाद क्या होता है फिर? ये कारोकारी में जब औरत को मार देते तो मर्द के साथ क्या करते हैं? मर्द को नहीं मारते? मर्द से मिले तो पहचानते नहीं, उसको तो मारे नहीं। मर्द को अगर पहचान गए तो उसको भी मारोगे? देखे से फैसला होगा उसके पीछे। फैसला क्या होगा? अगर वो कहे कि भाई मेरी जमीन ले लो, और जो जमीन देते हैं या पैसे ले लो, तो फिर ले लेते हैं? सर वो तो अभी मालूम आगे तो कुछ नहीं मालूम होगा ना, तुमने भी तो कारोकारी के चक्कर में एक औरत को मरवा दिया ना, तो अब तुम्हें तो पता होगा। अब मिसाल के तौर पे गैरत के नाम पे तुमने औरत को तो मार दिया, ठीक है, अब मर्द के साथ क्या होगा? मर्द तो अभी देखे से क्या होता है। तुम एक रात पहले क्यों अपनी बेगम से ये पूछना चाह रहे थे कौन है? क्योंकि तुम्हें ये था कि तुम फैसला करोगे। सर अभी क्या करे सर, अभी पूछना तो सर पूछे, सब पूछा, उसके अगले दिन मरवा दिया। क्या? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें लोगों ने उकसाया था, लोग तुम्हें ताने मार रहे थे तुम्हारी बेगम भाग गई। सही बोलते कैसे नहीं, सब बोलती थी, बोला तुम बेगैरत रहेगा, ये करेगा। कौन बोलता था? कोई बोलते नहीं थे, ये पड़ोसी ही बोलती थी। और कौन बोलती सर? पड़ोसी बोलते थे सर। कौन? हमारा घर ही है कि इधर कि तुम बेगैरत हो? हाँ, तुम बेगैरत नहीं, तुम्हारी बीबी गई है। अब फैसला करो, मारो। ना मारो नहीं, फैसला करो। वो कैसे पड़ोसी बोलेंगे? बोलो मारो, गैरत का काम है। मतलब यहाँ पर ये सिंध में ये एक रिवाज है कि गैरत के नाम पे औरत को मार दो, ये है, सिर्फ तुम नहीं और लोग भी करते हैं। जी सही। महाराज जी, इनको भी क्या बोले, क्योंकि इनके दिमाग में डाल दिया गया, लेकिन वो वडेरे, वो जागीरदार जो फैसले करते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए कि इनको किसने ये अथॉरिटी दी है कि ये फैसले कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फिर एक दफा कि जिरगे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है, कोई कानूनी वैल्यूज नहीं होती है। अब एक निज़ाम आ चुका है, जो भी फैसला होगा वो कानून के मुताबिक होगा, थाने में होगा, कोर्ट में होगा, ऐसे जिरगों में कोई फैसला नहीं होगा। इस शख्स का इकरार जुर्म आपने इसके मुंह से सुना, लेकिन हमें इससे ज्यादा अफसोस तब हुआ जब हमने उस मुकाम का रुख किया जहां पर यह वाकया रौनमा हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी खवातीन मौजूद थी, लेकिन उन खवातीन को देखकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये महज एक कठपुतली हो जो इनके इशारे पर काम करती है। हमने अपने कदम उस मुकाम की जानिब बढ़ा दी जहां पर यह जुल्म की दास्तान लिखी गई थी। इस शख्स ने एक बार फिर अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताई। ये वो जाए वक़ुआ है जहां पर हमें अभी SHO साहब लाए और इधर ये वाक़या दरपेश आया था। इस
घर के अंदर ये वाक़या दरपेश आया था जहाँ पर उस औरत को जो है वो मारा गया था। कि जब आप आए तो उसको ऐसे लिटाया हुआ था जैसे कोई रज़ाई वज़ाई पूरी रज़ाई जैसे सो रहा होता है ना। हमने बोला कि सो रही है क्या, बोला नहीं ये मर गई है। उसको नीचे बिस्तरा लगा के उसको औरत को लेटी हुई थी, उसके ऊपर रज़ाई पड़ी हुई थी, तो सारे उसको सेट करके जैसे बंदा सोता है उस तरह के आराम से सुला के। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस यहाँ पहुंची थी तो इस औरत को कत्ल करके दोबारा ऐसे लिटाया गया था जैसे वो सो रही हो। ये शख्स की दूसरी बीवी थी। ये इन औरतों की जिंदगी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी औरतें, कोई रोकने वाली नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतना जज्बा नहीं था कि आगे बढ़ के रोक सके। ये जगह एक वहशत का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन जब हमने इस घर में मौजूद औरतों से बात करने की कोशिश की तो सब खामोश हो गए। ये वाकया जब पेश आया तो यहाँ पर ये सब औरतें मौजूद थी, लेकिन किसी एक ने भी आवाज न उठाई। दिल दहलाने वाली बात ये थी कि जब इसकी सगी बहन से बात की गई तो उसने लाइल्मी जाहिर की, जबकि उस रोज ये यहाँ मौजूद थी। इसने बोला कि वो अपनी बहन से बात ही नहीं करती और इनकी आंखों से बयान हो रहा था। हमारी बहन को मारी बोली? जी हाँ। किसने मारी? मेरे को पता नहीं है। तुम घर में नहीं थी? मैं घर में थी, मैं तर्क करती थी। आवाज आई थी गोली की? जी हाँ। जब गई तो कौन था? वो मैं पता नहीं था वो कौन था। कुछ पता नहीं होता? नहीं। और मारा क्यों बहन को, वजह पता चली? नहीं, मुझको वजह नहीं, मुझको कुछ पता नहीं था। मैं बहन से बोलती ही नहीं थी। बात नहीं करती थी? नहीं। नाराज रहती थी? हाँ। क्यों? इसलिए जो घर नहीं रहती थी मैं बहन भाई से साथ। मैं अब इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता, और क्योंकि इनके मुंह में ज़बान नहीं होती। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये बेचारी वो औरतें जिनको इतनी ये वो औरतें हैं जिनको इतना स्पेस ही नहीं दिया हुआ कि ये कभी कुछ बोल पाएं। एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील साहब भी इस तरह के वाकयात पर सख्ती से एक्शन लेते नजर आ रहे थे। हमने इनकी भी राय जानी। जहाँ से भी हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई जिरगा जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसका क्या अमल में लाया गया है, तो हम स्टेट की तरफ से उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल आईजी सक्खर डॉक्टर जमील अहमद साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे स्पेशली कारोकारी के हवाले से। सर, अभी आपकी टीम ने एक केस सॉल्व किया, एक बंदे को भी पकड़ा जिसने अपनी ही बेगम को एक शक की बिना पर जो है वो जान से मार दिया। सर, क्या अब तक आपको समझ आया, क्या आपने देखा कि क्या रीजंस हैं, क्या ये इतनी तेजी से वाकयात हो भी रहे हैं और ये मारने के बाद इसको बड़ा फख्र समझते हैं? जी, ये एक अनफॉर्चुनेटली सदियों पुरानी रिवायत है और यहाँ पर तकरीबन डेली एक आध ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। एक डिस्टॉर्टेड किस्म का कॉन्सेप्ट है ऑनर का, और जब भी मेल जो किसी फैमिली के हैं वो ये समझते हैं उनकी बेटी ने, बहन ने या बीवी ने कोई ऐसा एक्ट किया है, किसी गैर मर्द के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखा है, तो बाज़ औक़ात सिर्फ शक की बुनियाद पे बड़े सख्त किस्म के डिसीजन ले लिए जाते हैं और बहुत सी यंग ख़वातीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मर्डर कर दिया जाता है। ये ज़्यादा रिवायत बलोच ट्राइब्स में है, बट कुछ सिंधी ट्राइब्स में भी इस किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कि ना पाकिस्तान के कानून में इसकी इजाज़त है और ना ही हमारी ये कोई एक्चुअली ट्रेडिशन है। जब भी हम किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसने इक़दाम किया होता है तो वो कहता है जी हमारे सरदार ने फैसला किया है। तो ये जो जिरगा सिस्टम, ये सरदारी निज़ाम, इसकी क्या हैसियत है और क्या कभी इनके खिलाफ एक्शन होंगे कि भाई आप इस तरह के फैसले क्यों देते हैं? कुछ ऐसा पहले तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं आया था, तो ये बड़े एक्टिव थे और ये बहुत सारे मामलात में फैसले करते थे जो सिर्फ ऑनर किलिंग के नहीं और भी बहुत से इश्यूज में ये करते थे। तो फिर जब से इसको इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो हम बाकायदा कानून के तहत जहाँ से भी हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई जिरगा जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसका क्या अमल में लाया गया है, तो हम स्टेट की तरफ से उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं और चालान करते हैं। तो उसके बाद से पिछले 8-10 महीनों में ग्रेजुअल
जिरगा होने के वाक़यात में कमी आती जा रही है। बाकी अभी तक ये इलाका जहाँ आप बैठे हैं, ये अभी तक यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, यहाँ पर ट्राइब्स हैं, उनके सरदार्स हैं, उनकी काफ़ी अहमियत है। सरदार अच्छे भी हैं, कुछ सरदार अच्छे नहीं भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्राइम को भी सपोर्ट करते हैं और ऐसे मामलात में भी इलीगल डिसीजंस करते हैं। खवातीन को ज़्यादा जो है वो मारा जाता है और मर्दों से पैसे ले लिए जाते हैं, और ये एक ब्लैकमेलिंग भी है कि जी किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो और उसके बाद फिर डीलिंग की मद में पैसे दिए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग हम जिसे कहेंगे। सर ये भी एक चीज़ आप लोगों के सामने आती होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में हकीकत कुछ और होती है। लोग खुद अपनी बेटी बहन के ऊपर गलत झूठा जानबूझ के इल्ज़ाम लगाते हैं और उसमें अपने किसी मुखालिफ पे वो इल्ज़ाम लगाया जाता है और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर पहले कबीले की या मुकामी सतह पे उसको अंडर प्रेशर लाया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है। आमतौर पे वो पेनल्टी होती है, फाइनेंशियल पेनल्टी होती है और लाखों रुपए लेने की कोशिश की जाती है या बाज़ औक़ात उनके खिलाफ पर्चा करा दिया जाता है। अपनी ही किसी अजीज़ा को कत्ल करके और उसका झूठा इल्ज़ाम दुश्मनों पे लगा दिया जाता है। इसमें बात कर ज़मीनों के मामलात तय करने के लिए, ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, कोई रिश्ता लेने के लिए, पैसे लेने के लिए डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। सर कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक नेशनल ड्यूटी है और सक्खर रीजन में ये एक बड़ा पुराना, सदियों पुराना एक दरीना मसला है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। इसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने के लिए हमें सिविल सोसाइटी का इसमें इनपुट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए ताकि जो बेगुनाह और कमज़ोर ख़वातीन हैं उन पर किसी भी जुल्म को होने से पहले रोक दिया जाए। अगर हम माजी में जाएं तो अखबारात, सोशल मीडिया ऐसे वाक़यात से भरा हुआ जहां पर ऐसे वडेरों ने, सरदारों ने औरतों को कारी का हुक्म देकर कहीं संसार कर दिया तो कहीं गोली मारने का हुक्म दिया। मेरा सवाल है कि आया कौन सा मजहब ये इजाजत देता है कि बगैर तहकीक किए आप किसी को भी मौत की नींद सुलाते? मैंने जितना अब तक इस केस पे काम किया है और कारोकारी के दूसरे केसेस देखे तो मैंने इसमें यह देखा है कि अंदरून सिंध में ब्लैकमेलिंग करने के लिए और दूसरों की जायदाद पे कब्जा करने के लिए औरतों पर झूठे इल्जाम लगा के इन्हें कारी की सजा सुनाई जाती है। आया जो सरदार ये हुक्मनामे जारी करते हैं उनके अपने करतूत क्या होते हैं? उनके करतूत भी किसी से ढके छुपे नहीं होते, लेकिन वो अपनी एक जालिमाना सोच की खातिर, अपनी उजारादारी कायम करने के खातिर ऐसे फैसले सुनाते हैं। और इसके बड़े जिम्मेदार हमारे वो सियासतदान हैं जो ऐसे वडेरों को, ऐसे जागीरदारों को महज वोटों के लिए सपोर्ट करते हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि ऐसे वडेरों के खिलाफ, ऐसे जागीरदारों के खिलाफ जल्द से जल्द ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और इन्हें भी सलाखों के पीछे ढकेला जाए। एक और हवा की बेटी को जालिमों ने मौत की नींद सुला दी। आखिर कब तक ये जाहिलाना सोच चलती रहेगी? आखिर कब तक ये जुल्म की दास्तानें लिखी जाती रहेगी? आखिर कब इनके मर्दों को ये अकल आएगी कि मर्दानगी औरत पर जुल्म करने पे नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने में? औरत का इस्लाम में क्या मुकाम है आप कुरान में पढ़ सकते हैं। हमारा मजहब कभी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। औरतों पे जुल्म करना जो लोग फकर समझते हैं वो मेरे नजदीक मर्द नहीं है। मुझे उस शख्स की बात सुन के बहुत अफसोस हुआ जिसका कहना था कि अगर हम अपनी औरत को ना मारें तो हमें ताने दिए जाते। ताने देने वालों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत है जो आपकी माँ है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।